नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का स्वदेश न्यूज में। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और शख्सियत में इस बार हम जिन व्यक्तित्व से, जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद आपको। और करण सिंह वर्मा जी का व्यक्तिगत परिचय अगर मैं आपको दूं तो मैं उनको मध्य प्रदेश शासन का कद्दावर मंत्री बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल कद्दावर नहीं, वो बहुत सहज हैं, ईश्वरवादी हैं, भोले के भक्त हैं और बड़ी सहजता से बिना लाव लश्कर के चलने वाले मंत्री हैं। मध्य प्रदेश शासन में दूसरी बार राजस्व मंत्री के तौर पर ही अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके अनुभव और उनके पारिवारिक और उनके अपने कार्मिक अनुभव के बारे में, कार्यक्षेत्र के बारे में, जो आप उनसे खुद उनकी जुबानी सुनिए। तो करण सिंह वर्मा जी, सबसे पहले तो आपकी कुछ बातें जो आपने मुझे बताई वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपका वर्किंग क्या है? आपने बताया कि आपके जो अधीनस्थ आते हैं, सबसे पहली जो आपकी मुहिम है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखो, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश के लिए काम करूंगा। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, राष्ट्रभक्त लोग हैं। पहले संघ में काम किया, मैं भी संघ में काम करता था। तो आदर्श से हमारे हम हमारी पहचान स्वयं क्यों नहीं बना पाए? पैसे कई जगह मैंने बोला बिल्कुल मत लीजिए। हमें नौकरी मिलती है, हमें सम्मान मिलता है, हमें इज्जत मिलती है, हम क्यों लें? और मैं तो कभी कभी लोगों को ये भी कह देता हूँ कि भोलेनाथ पर इतना अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि वो अमर है। कई लोग बहाना करते हैं, गाड़ी कैसे करेंगे साहब, कैसे जिएंगे साहब। अरे बगल में देख लो ना, कई लोग ऐसे हैं जो साइकिल से भी घूमते हैं, किसी के पास हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई भीख मांग रहा है, उससे हम अच्छे हैं। जहाँ आपको बैठाया वहाँ सेवा करिए, बाकी जवाबदारी भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दी। वो आपकी अच्छी शादी करवाएंगे, आपके बेटे बेटी की, बंगला भी दिलवा देंगे, 4 पहिए की, और क्या करोगे? मान ली कोई आदमी पैसा लेता, तो मैं पढ़े लिखे लोगों को भी कभी कभी बोलता हूँ कि तुम ज्ञान प्राप्त करो। अकल तो तुम में बहुत है, किस प्रकार किसी का काम करना, उलझाना या ये करना। ज्ञान प्राप्त करो कि मैं यहाँ हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, ओम विष्णु शंकर है, और तीनों, एक तो मेरे दोनों बच्चे तो मेरे हाथ बटाता है, एक मेरे पास ही रहता है, एक मेरे लिए काम करता है, गांव गांव में जाता है, नुक्ते हैं, शादी है, कोई कार्यक्रम हो, एक बेटा खेती करता है। अगर मैं किसी से मान लो 100 रुपये ले लूँ या 1 करोड़ ले लूँ तो नरक में मैं जाऊँगा। हमारे शास्त्र गलत नहीं हो सकते, सनातन धर्म गलत नहीं हो सकता। हम नरक में जाएंगे और हमारे बेटों तीनों मजे आनंद लेंगे, तो वो क्या काम के दोगे? इसलिए कभी किसी से एक पैसा नहीं करना। बच्चों को आपने काम बांट रखे हैं अपने अपने सब? हाँ, खेती करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक तो राजनीति में भी काम करता है मेरे सहयोग के रूप में, एक मेरा बेटा मेरे पास रहता है, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ पर अध्ययन करता हूँ कि बेटे को MBA फलाना डॉक्टर बना दिया, विदेश भेज दिया। कर सकते थे, आपके लिए बड़ी बात नहीं। किस काम का? किस काम? बेटा किस लिए? हमारी सेवा के लिए होना चाहिए ना। ये बात आजकल के पालकों को हमारी समझनी बेटी, चाहिए। हमारी बेटियां ने बहू है जो MBA गोल्ड मेडल है, मेरा बेटा भी डॉक्टरेट है, MBA है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको पढ़ाया लिखा है इसलिए नहीं कि आप किसी की नौकरी करो, और नौकरी करोगे तो दो लोग हमारे हिंदुस्तान के बेरोजगार होंगे। सही बात। उनको रोजगार मिलने दो। आप मेरे लिए कभी गांव भी जाते हैं, अभी आज शादी का सीजन है तो आज 5 शादी में जाएगा हूँ, सुबह से शाम तक मैं भी जाता हूँ, सभी जाते हैं। तो एक आदर्श होना चाहिए, हमारी एक स्वयं की पहचान होना चाहिए। मैं यही लोगों से अक्सर कहता हूँ कि देखो, भोलेनाथ किसी को जन्म नहीं देते, वो पालते भी नहीं हैं, वो संहार करते हैं। उनका कैसा देखो आप, बेटों के ऊपर बिठा, बेटे ईश्वर को में इतनी अगाध श्रद्धा, इतनी अनंत श्रद्धा होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी वो चाहिए। है, आपके जीवन का अनुभव है? हाँ वो है। वो मैं आपको जीवन का अनुभव बता दूं कि भोलेनाथ सबसे नीचे बैठते हैं, अपनी पत्नी, अपने बेटों को सबको ऊपर बैठा देते हैं, अपने परिवार के लोग ऊपर बैठ जाते हैं, वो नीचे बैठते हैं। एक बार हमारे एक नेता गए
हमारे गांव में। मैंने भोलेनाथ मंदिर का उद्यापन किया। साहब क्या बोल दूं, यहाँ घोषणा कर दूं? मैंने भोलेनाथ को 3 बिलपत्ती के अलावा कोई कुछ आवश्यकता नहीं नहीं। चाहिए, एक लोटा जल सारी ये समस्या जल है, ये लोटे चढ़ा दो, समझो कि आप हमारे भाग्य खुल गए, आप हमारे यहाँ आ गए थे। तो ये मैं आपको एक तो उदाहरण ये देता हूँ कि हम जब छोटे थे, 5-10 साल के थे, तब हमें एक हमारे मित्र जो साथ साथ गांव में रहते थे, केरी बीनते थे आम, तो उसके पास 10 आम थे, मेरे पास 18 आम हो गए। तो गांव के लोग थे, 10 में हम शायद 10 वर्ष की उम्र होगी। उसने मुझे धक्का दिया कुएं में कि चल करण वहाँ पानी पीने चलते हैं, और मैं गिर गया। आधे घंटे कुएं के अंदर पड़ा रहा। 20 फीट 10 फीट पानी होगा, 15 फीट होगा, जो कोई नहीं, पर एक प्रभु हुआ थी, एक देवी के रूप में आई, भोलेनाथ ने भेजा उनको। वो आई वहाँ, वो उस समय 15-17 साल की थी, और वो अपने पहले दूसरे कपड़े पहनते थे, उनको कांस कूस के कूदी, दूसरी बार मुझे निकाल लाई, मैं जिंदा रहा। आज आपके सामने बैठा हूँ। तो ये अनुभव हैं जो आपको नहीं, ये अनुभव नहीं, वो वास्तविकता है। वास्तविकता है। वाह, ये लोग मानते नहीं, ये क्या है, मॉडर्न टाइप हो, क्या क्या मानना है, ये वो, ये नहीं। कितनी नकेल कस पाई ये जो ईश्वरवादी आपने आवरण ईश्वरवादी नहीं हो, ईश्वरवादी नहीं है, वो है, वो साक्षात दिखेंगे। अगर आप उनसे बात करोगे तो बात भी करेंगे। कारण क्या है कि उनके अंश जैसे बन जाओ, अंश जैसे बन जाओ। यस, वो आप एक बार क्या है कि मैं अयोध्या गया था, आज मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और जिसके कारण मैं अब आगे इसमें कर्म सेवा करूँगा अंतिम तक, पर चलने में दिक्कत आती है। अयोध्या गए, एक आदमी इधर बैठा, हम बैठे थे, यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा भूख लगी, तो सीताफल आते हैं, तो लोगों ने एक एक सीताफल लिया। मुझे भूख लगी जानता, तो मैंने दूसरा सीताफल ले लिया। इतने मेरी सीट के ऊपर एक दूसरा कार्यकर्ता बैठ गया। एक कार्यकर्ता ने कहा यहाँ तो एमएलए साहब बैठेंगे। मैं एमएलए साहब समय, तो उन्होंने कहा साहब आएंगे, जब एमएलए साहब आएंगे वो उठ आऊँगा। अब जब मैंने आके देखा कि मेरी सीट पे कोई बैठ गया है, तो उसी के द्वारा तो मेरा जन्म हुआ है। वही तो मेहनत करते जो मैं एमएलए बनता हूँ, मंत्री बनता, तो मैं अपनी दूसरी सीट पे बैठ गया। 2 मिनट बाद एक्सीडेंट होता है, दोनों एक्सपायर हो जाते। ये इधर बैठा, वो भी इधर बैठा, वो दोनों एक्सपायर हो जाते, मैं बच जाता हूँ। अब मेरा जीवन तो चला गया था, ये पुनः जन्म मिला, कुर्सी के पीछे वो जीवन चला, पुनः जीवन मिला। इसलिए मैं समस्त जनता की सेवा में अर्पण करना चाहता हूँ। आपके अनुभव जो ईश्वर ने आपको मार्गदर्शन दिया, जो अनुभव आपके रहे, उनके आधार पर आपकी ऐसी सोच बनी। हाँ, मैं तो मानता हूँ। अपने कार्मिक, आपका अपना जो वर्किंग एरिया है, आपका अपना जो विभाग है, उसमें पाप और पुण्य और कर्मों का भुगतना पड़ता है। ये सोच आप लोगों को कितनी उतार पाए, कितना सुधार कर पाए? वो जो तंत्र है हमारा, उसमें जिस तरह की विकृतियां फैल गई हैं आपके राजस्व विभाग में, कितना सुधार आप कर पाए? देखिए, मैं अपने हिसाब से पूरा काम करता हूँ। अपने पीएस को भी बोलता हूँ, पहले निकुंज थे, हर जिले में भी जा रहा हूँ, कलेक्टर हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, उनको बोलता हूँ मैं किसान हूँ, तो एक ऐसा किसान नहीं, काम करने वाला किसान हूँ। इसे बटान, सबसे पहले बटान होना चाहिए। फिर अगर उसमें नक्शे में कोई गड़बड़ है तो नक्शा दुरुस्तीकरण होना चाहिए। फिर उसमें सीमांकन होना चाहिए। ये दोनों किसानों को बुलाइए, आपसे विवाद मत करिए। आप ये समझिए कि ये मेरी पूंजी है, ये मेरी दौलत है, ये किसान मेरा भगवान है। अभी पिछले टर्म में और इस टर्म में आपके कार्यकाल के दौरान क्या क्या नवाचार हुए? क्या अभी आपकी योजना है जिन पर अभी काम होना बाकी है? करीब करीब वही है, करीब करीब सब वही है। अगर किसी की सर पर दस्त हो जाए तो उसको हम पैसा देते हैं। उसकी मीटिंग अभी ली थी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सर्फ जो है वो कम हुए हैं, क्योंकि हम जब दवाई किसान छींटता है तो कीटनाशक, उसमें कई लोग मर जाते हैं साहब, तो कम आया है। और हम चाहे एक्सीडेंट हो जाए तो हम पैसा देते हैं। संबल योजना बनाई है हमारी सरकार ने, शिवराज भाई साहब ने भी संबल योजना बनाई है, डॉक्टर मोहन यादव साहब ने संबल योजना बनाई कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़मीन 2 एकड़ से कम है, संबल में नाम है, तो हम 4 लाख रुपए देते हैं। एक आपका जो सारी तहसीलों को इंटरकनेक्टेड करने का, और अब तो बहुत सारी भू अभिलेख ऐप भी आ गई हैं कि आप खसरा खतौनी एप्लीकेशन है, सैटेलाइट मैपिंग हो गई है, तो तकनीक के आने से ज़मीनों का जो पहचान होना, रिकॉर्ड्स निकलवाना,
पहले जैसे लोग हमने देखा है कि भ्रष्टाचार एक निम्न स्तर पर शुरू होता था कि खसरा खतौनी अगर अक्स निकलवाने के लिए आप जाइए पटवारी के पास तो 500 रुपये जेब में होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें इनका निराकरण तो हुआ है। मैं नहीं मानता, मैं कोई व्यक्ति है जी वो गंदा व्यक्ति है, अगर वो मिनिस्टर भी बन जाएगा तो भी गंदा ही काम करेगा ना वो। जी जी अगर पटवारी बन गया तो गंदा करेगा, और कहीं का अच्छा आदमी है वो पटवारी बन गया तो अच्छा ही काम करेगा वो। डॉक्टर मोहन यादव साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने कहा था, साइबर तहसील के माध्यम से सब ऑनलाइन आपके मोबाइल में आ जाएगा, कौन सी रजिस्टर हुई, कौन सा नामांकन हुआ, कहाँ आपने सीमांकन करवाया, क्या करवाया, पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बहुत बढ़िया किया है। व्यक्तिगत जीवन को लेके आपने एक मुझे एक नहीं, ये तो सारी व्यक्तिगत वाकया सुना है कि आपने बच्चे जो हैं आपके नहीं आपकी सुना है, पत्नी नहीं हो, हमारे सुनाते नहीं, हमारे तो जो है ओरिजिनली करते हैं हम। ओरिजिनली सुना है आपने कहीं सुना नहीं सुना, उससे हमें कोई नहीं। अभी चर्चाओं में जैसा आपने बोला, आपने मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी जी अब मेरा व्यक्तिगत जीवन है, इतनी सहजता है कि आप परिवार में भी कभी आपने नहीं क्यों करें, इस तरह की चीजें नहीं प्रसारित क्यों नहीं करें। होने दी। ये गाड़ी जो मंत्री जी को देते हैं, ये गाड़ी मध्य प्रदेश शासन लिखा है, वो मंत्री जी को आवंटित होती है, बच्चों को आवंटित नहीं होती वो। बच्चे का आवंटन कहीं नहीं होता, पत्नी का आवंटन नहीं होता, बेटी का आवंटन नहीं होता। ये आवंटन अगर होता है तो मंत्री के लिए, मंत्री अपने क्षेत्र के गरीब लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी उनको बस स्टैंड में जाना, कभी तबीयत खराब हो गई, मेरे परिवार का आदमी इस गाड़ी में बैठ नहीं सकता। मेरे पिताजी नहीं बैठ सकते, एक बार बैठ गए थे, मुझे गांव जाना था तो एक आध दो गाली दी उन्होंने हमें कि जो भाई तू कल चल रहा नहीं चल रहा, मैं अब नहीं रहूँगा यहाँ। तो मैंने उनको बोला, आराम से कहा कि पिताजी ये गाड़ी अपने इसमें चलते हैं। फिर ये में क्यों बिठाया हमारे मन, अब मैंने तो बिठाया ना, बैठ गए। तो बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि हमारे पिता हैं और हम भारत माँ कहते हैं, ये हमारी माता देश हमारी, तो कभी भी ऐसा नहीं। हमारी पत्नी है, रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो बस से जाती थी, और ज़्यादा जल्दी हो तो मोटरसाइकिल चले गए। गाड़ी का इस्तेमाल क्यों करें हम, हमें अधिकार नहीं है, हमें संविधान में अधिकार नहीं है। जनता से मिलने का आपको बड़ा एक लगाव रहता है, इससे बड़ा आपको लगता है कि हाँ, हम सीधे कनेक्शन से लोगों से, क्योंकि आप किसी के प्रदेश यहाँ अगर मंत्री हैं। शादी हो या कोई हमारे यहाँ नुक्ता चलता है मृत्यु भोज, हालांकि हम उसका बहुत जाके कहते भी हैं कि ये मत करिए, जहाँ भी होता है, मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं और हम बांट लेते हैं कि आज 50 शादी है, 10 में जाता हूँ, बाकी दोनों बच्चे जाते हैं। किसी के यहाँ किसी का सम्मान करने में मैं मानता हूँ कि अपना कभी अपमान नहीं होता। आजकल लोग क्या कहते हैं कि किसी का अपमान करके अपना सम्मान चाहते हैं, मैं उसका बड़ा विरोधी हूँ। उदाहरण के लिए हमारे भोलेनाथ जो है, उनसे पूछा कि समाधि में लीन थे कि क्या कर रहे हैं आप, समाधि में लगे हुए हैं, किसकी तपस्या करते हैं, कि मेरे इष्टदेव प्रभु भगवान राम विष्णु की। और भगवान राम से पूछते हैं, उन्होंने जब रावण का वध किया तो शुरुआत की तो कि किसकी, कि मेरे जो गुरु है, मेरे सब कुछ है, भोलेनाथ की स्थापना करूंगा जब मैं प्रवेश करूंगा युद्ध में। तो ये ऐसा उन्होंने संसार में बनाया है कि भगवान विष्णु राम जो भोलेनाथ का सम्मान करते हैं, और भोलेनाथ भगवान राम का करते हैं, भगवान राम विष्णु भगवान भोलेनाथ का करते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। तो ये हमें आदर्श दे कि जीवन में अगर जियो तो ऐसे जियो। अब कोई सीट पे बैठ गए, अब हम कभी देर से पहुँचे। एक बार क्या हुआ कि हमारे शिवराज भाई साहब एक कार्यक्रम में थे, मुझे आमंत्रित किया था, पर कहीं ना कहीं आने में 5 मिनट हो गई। अब हमारे एमएलए वो नहीं आया तो वो करीब बैठ गए, उन्होंने कहा साहब आप आइए। नहीं आप जहाँ बैठ गए, बगल की आखिरी सीट पे बैठने से मैं मिनिस्टर के पद से तो नहीं हटूंगा। क्या होता है, आदमी यहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठने से आदमी का सम्मान नहीं होता। कहीं बैठ जाए, सबके नीचे बैठे जैसे भोलेनाथ बैठते हैं, जीवन को ऐसे तार लिया। तो वीआईपी कल्चर जो आप देखते हैं राजनीति में, तो फिर तो आप उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आप सहजता से जीवन जीते हैं। नहीं, खिलाफ नहीं, आपने अपने लिए अपनाया नहीं उसे, ये मेरा अपना है, आपका अपना है। बाकी सब नियम बना रखे हैं। तो मैं किसी के बारे में ये नहीं बोलता कि भाई मेरी आंख दोनों सुरक्षित है। अब मैं दूसरे को नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हारी आंख खराब है, क्यों बोलूँ मैं अपना काम करता हूँ। इतना आप सनातन की आप इतनी बातें करते हैं। आप तो इस देश में जब आप सनातनियों का, हम भोपाल में बैठे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी में, लव जिहाद का मामला चल रहा है, सबको अपने अपने धर्म का
पालन करने का और दूसरे के धर्मों के रिस्पेक्ट करने का, सम्मान करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो दूसरों के धर्मों के हनन के बारे में जिस तरह की रणनीति और क्रियाकलाप चल रहे हैं इस देश में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आज की बात नहीं है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से हर समाज में गंदे लोग हैं और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। मैं कोई छल कपट बेईमानी करना, भारत माँ की जय नहीं बोलना, वंदे मातरम नहीं बोलना, हर व्यक्ति को देश से प्यार करना चाहिए। मैं ये मानना होता हूँ, मैं सनातनी हो सकता है, मैं शिव का भक्त हो सकता हूँ, मगर मुझे अगर मैं जीवन में अगर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है तो हिंदुस्तान से है। इस मिट्टी से प्रेम मैं करता हूँ, हमारी भारत माँ से प्रेम करती हूँ। और मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता कि जो भी वर्ग हो, जो भी समाज हो, अपनी माता से प्यार करो, जहाँ अपन रहते हैं, जो पानी देती, धूप देती, सारा हमारा जीवन की रचयिता करती, जीवन की रक्षा करती, वो हमारी भारत माता है। और भारत माँ का सम्मान व्यक्ति जो नहीं करता वो मुझे इंसान नहीं लगता। तो जो लोग राष्ट्र के खिलाफ साजिशें करते हैं, तरह पहलगाम में हमला हो गया, और आप भोपाल में देख लीजिए, अभी लव जिहाद का मामला सामने आया, कॉलेज में लड़कियों को किस तरीके से कैप्चर करके तमाम, तो ये जो शिक्षा मिलती है कुछ लोगों को उनके धर्म से, या इस तरीके का जो जिहाद चलाया जा रहा है, ये गंदे लोग हैं, जिनको गंदा लोग, मैं राष्ट्रद्रोही मानता है यहाँ तक। राष्ट्रद्रोही हैं। हाँ, ये गलत है। अब जैसे पहलगांव में घटना हुई, अब ऐसे प्रधानमंत्री जी ने एक देश को, ये हमारा अंग था, ये मैं आपको अगर समय हो जाएगा, ये नेहरू जी की देन है। मैं राजनीति में काम करता हूँ तो ऐसा नहीं किसी का एक गिलास पानी नहीं पीना तो वो ईमानदार है, यहाँ बोल रहा हूँ ये भी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और जब नेहरू जी के पास गए, वहाँ के आतंकवादी या उनका दूसरा नाम भी था, वो आए तो आधा पे कर लिया था कश्मीर, यहाँ आए सरदार पटेल जी के पास, डॉक्टर कर्ण सिंह आए हमारे नेहरू जी के पास के साहब में ये ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। परंतु वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा कि आइए आप लिख के दीजिए, वो लिख के दीजिए कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, उसका अभिन्न अंग बनना चाहता हूँ। तो वल्लभ भाई पटेल ने भेजे तो आधा वो चला गया, बाकी आधे पे तो अब भी आतंकवादियों को कब्जा है। तो ऐसे लोग जिन्हें आप राष्ट्रद्रोही मानते हैं या ये राष्ट्रद्रोही कृत्य है, ऐसे लोगों को सरकार का, आपका व्यक्तिगत क्या संदेश होना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी आबादी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्यक्ति को अपनी पहचान बनाना चाहिए। कहीं लोग बहुत अच्छे हैं, कहीं लोग ये नहीं चाहते, पर कई लोग ऐसा है कि गंदे लोग ये करते हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कई राजनीतिक दलों ने कहा कैमरा लाओ, जैसे केजरीवाल जी हैं, और भी कांग्रेस के, ये आपने इतना स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक, तो कैमरे ला को बताओ, तो ये गलत है। और मोदी जी ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने ज़मीन पर पैदल चल के नापी है, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बने हो, जिला प्रचारक रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम करते थे। उनका परिवार क्या आप जानते हो कि परिवार आज भी क्या स्थिति उनकी, ऐसे राष्ट्रभक्त। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आतंकवादियों को नहीं छोड़ूंगा, इनको पनाह देने वाला अगर पाकिस्तान है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है कि देश की जनता को वो शांति मिल पाएगी कि हमारे साथ जो हुआ 26 लोगों का खून बहा, तो हमने भी उसका बदला लिया या हमने सजा दी? देखो, पहले प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। हमारी एक घटना हुई जो आपको पता है, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक किया और हजारों लोगों को मारा था, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। अब भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित शाह साहब गृह मंत्री, उन्होंने भी, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हम घर में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को निकाल के मारेंगे। है, पहले भी करा। ये तो अनमोल रत्न है, जो 9 रत्न हैं। ये देश का प्रधानमंत्री है ना, ये अपने लिए नहीं जीते, देश के लिए जीते हैं। और जनता को संपूर्ण विश्वास है, हिंदुस्तान की जनता को इतना विश्वास है कि उनको पता है कि मोदी जी करेंगे। क्यों? अब अंत में चलते चलते समय समाप्ति की ओर है। करण सिंह वर्मा प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं, एक पूरे विभाग के मुखिया हैं। तो अब प्रदेश की जनता जो है, जो इस देश का किसान है, इस प्रदेश का जो किसान है, वो अब क्या उम्मीद करे? आपकी तरफ से अभी क्या नवाचार होना बाकी है जो आप अभी कमी देख पाते हैं अपने विभाग में, जहां काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं 11 बजे या कोई काम होता 11:30 बजे यहाँ अपने ऑफिस में बैठता हूँ।
और यहाँ सारे मध्य प्रदेश को पहले भी मैंने संदेश दिया, वीडियो के द्वारा भी संदेश दिया है, आज भी संदेश दे रहा हूँ। परंतु लोग कई मामले में दूसरे मामले में आ जाते हैं। हम नामांकन, आपने ज़मीन खरीदी किसी से, आपने सीमांकन करवाया, आप ज़मीन खरीदें पहले, 5 एकड़ ज़मीन है और 2.5 एकड़ का आप भाई उससे जो खरीदने वाले जो बेच रहे हैं उससे भैया मेरा सीमांकन करवा के दे दो, या बाद में भी हो सकता है। आप रजिस्ट्री करा लो, आपका नामांकन, कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। किसी पटवारी, किसी तहसीलदार, डॉक्टर मोहन यादव साहब, देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 20 दिन में 5 दिन में आपके यहाँ आपके मोबाइल पर जाके आपका नामांकन हो गया। परंतु अगर कोई दिक्कत है, असावधानी या कोई गलती है, तो हमारा तहसीलदार की ड्यूटी है कि वो 45 दिन में उसको ठीक करेगा। आज मोदी जी उसी रूप को देखो, आज किसानों को कौन ने, प्रधानमंत्री ने भाई साहब आज तक 1 किलो गेहूँ नहीं दिया। देश का प्रधानमंत्री सबको गेहूँ डाल रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, 100 रुपये गेहूँ के ऊपर बोनस दे रहे हैं। कौन बोनस दे, बोनस लेते थे पहले कांग्रेस के लोग, ले भी लेते थे, मैं छोटा था तब, ये बोनस लेते थे, हमारी सरकार बोनस देती है। ये अंतर है, सरकार ने किसानों को ऐसे नहीं बोलती है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी ऐसे नहीं बोलती है कि आप हमारे भगवान हो। जनता को रास्ता भी बोलते हैं, शिवराज जी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। वाकई इनके लिए व्यवस्था की है। कोई खाद पहले डाल दिया जाएगा, आपके पहले लोग खाद आराम से लाइन लगाना नहीं पड़ेगी। आपका गेहूँ खरीदेंगे, अगर मान लो बच गया फिर तारीख बढ़ा देंगे। किसान के लिए नामांतरण, बंटवारा, ये तो आपस में जो भाई लड़ते हैं उनको भी ये संदेश देता हूँ, लड़िए मत कभी, हमारा अपना भाई है, बैठ के हल कर लीजिए। तो ये मैं यहाँ रोज काम करता हूँ और बताता हूँ कि ऐसे काम करते हैं। एक बार मैं बीसी बोल रहा था, हमारे निकुंज श्रीवास्तव बहुत ही अच्छे पीएस थे मेरे, बड़े काम करने वाला आदमी। तो मैं बोल रहा था उनको कि भाई सारे मध्य प्रदेश के हमारे तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम सबको, तो मैंने कहा एक गिलास पानी पीने का हक नहीं है। संविधान में नहीं लिखा है कानून में कि रेवेन्यू मिनिस्टर किसी का 1 गिलास पानी पी सकता है, 1 चाय पी सकता है, सर्किट हाउस में 2 चाय पी सकता नहीं है। जब नियम हमने बनाया, संविधान डॉक्टर साहब ने बनाया, तो हम उसी के हिसाब चले। हम नहीं चलेंगे तो दूसरे को भाषण देने की जरूरत क्या, क्यों चलेगा वो। तो सबको संदेश देता कि आओ मेरे घर पानी है, पानी पियो। तो निकुंज ने पानी नहीं पिया। 20-25 मिनट हमने बहुत भाषण जैसे बोलते हैं, हमारी बात बताई हमने, भाषण तो हम देते नहीं, तो उनने भी नहीं पिया पानी, तो वो 1 बॉटल पी गए। तो मैंने कहा सब लोगों को, ये भाई आपका जो नाश्ता है, पानी है, ये क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्या साहब आप ही ने तो कहा। अरे मैंने कहा बेईमानी का मत करना, ईमानदारी का, कानून का वो तो करेंगे। ईमानदारी का हमारा अधिकार है, नाश्ता बनता मिलता है, संविधान में नियम है, कानून में है कि हमारे कलेक्टर हैं या कोई भी नहीं, वो तो खाना चाहिए, वो तो आपका अधिकार है। पर बेईमानी का, 1 बॉटल मंगा ली किसी से, बाबू से मंगा ली, वो कहाँ से लाएगा पैसे? सही बात है, सर्किट हाउस में जा रहे, वो कहाँ से लाएगा पैसे? भ्रष्टाचार। ये सारी अपने आप को इस पे कंट्रोल कर सकते हो। मैंने सब कुछ देखा संसार में, मैं तड़पता रहा, देखता रहा, ढूंढता रहा, मगर मुझे बहुत कम ईमानदार आदमी मिले, बहुत कम, जिनको हम अगर ये भी कहें कि 1% भी हो सकता है। सबसे बड़ा विद्वान मिल जाएगा, अच्छा वक्ता मिल जाएगा, अच्छा संपन्न आदमी मिल जाएगा, अच्छा बोलने वाला मिल जाएगा, अच्छी कथा सुनाने वाला मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, मगर एक ही क्वालिटी ईमानदार, वो कभी नहीं मिलता। आने वाली पीढ़ी में इस चीज को कैसे, तो आने वाली पीढ़ी को ये संदेश है कि भैया जहाँ मैं हमारी स्वयं की पहचान बनाया, झांसी की रानी ने अपनी पहचान हो, किसी ने नहीं कहा। आज पुस्तक में इतिहास में नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास में नाम है कि वो ऐसे नहीं, हमारा नेता शुरू से ही है कि कश्मीर हमारा है, वहाँ गए और आज तक रहस्य में मौत हो गई उनकी, किसी को पता नहीं। दीनदयाल जी उपाध्याय की वो राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए तो हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका जो भी व्यक्तिगत, आपकी जो भी आइडियोलॉजी, काम करने का आपका तरीका, विभागीय नवाचार जो भी आप सोच रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ और अपने अधीनस्थों में जिस तरह की विचारधारा का आप संचार करने के लिए खुद भी उत्साहित हैं और प्रेरक रहते हैं,
उसमें आपको सफलता मिले, आने वाली पीढ़ी अपने अधीनस्थ अधिकारियों, नई पीढ़ी के पटवारी, तहसीलदार और रेवेन्यू के अफसरों को आप वो संस्कार दे पाएं व्यक्तिगत जो आपकी अपनी खुद की सोच है। जो इसके भी लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं आपके हमारी, जी। उनको सभी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जी। प्रणाम करने से कोई छोटा नहीं होता। छोटा नहीं होता। ये प्रणाम तो ऐसा शब्द है जो हमारे सिद्धांत में, हमारे धर्म में भी, हमारे राष्ट्र के लिए भी, कि सबका सम्मान करो, सबका, तो ऑटोमेटिक वैसे ही सम्मान अपना हो जाएगा। धन्यवाद सबको, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, और जिनसे आपने बात की। स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।